Hello everyone and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलें आपको सबसे पहले। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है CBSE टर्म 1 के एग्ज़ाम्स आने हैं जो कि 30 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। तो आज हम SST का पहला पेपर है, इसलिए आज हम सिविक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चनों में मैंने पूरा ध्यान दिया है कि आपका थ्रू आउट रिविजन हो, साथ ही जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन लोगों के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं सिविक्स से। इसका चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर? इनमें से क्या हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर में आता है? तो जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल शेयरिंग का मतलब होता है सेम लेवल पे शेयरिंग, जो कि क्या था? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और ये तीनों तीनों क्या कहलाती हैं? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? आंसर बी, ऑर्गन्स, पावर शेयरिंग बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इलेक्ट्स द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ए, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज एंड कम्युनिटी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या सिग्निफाई करती है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड एथनिक सिग्निफाइज, एथनिक का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आंसर बी, सोशल डिविजन्स ऑन शेयर्ड कल्चर। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग इज अ नेक्स्ट पावर शेयरिंग इज, इनमें से क्या होगा? द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, या सेपरेशन पावर्स एट डिफरेंट लेवल, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, अ टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर्स। तो सही आंसर होगा आंसर ए, द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज, यानी पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ताकि किसी भी तरह का लोगों में कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, इसलिए की जाती है। सेवेंथ, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस मीन्स, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, बिकॉज इट पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ लिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इस सिस्टम को समझा जाए तो ये सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम ये भी चेक करते रहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं, और साथ में एक बैलेंस भी बना रहता है कि किसी के पास भी पूरी की पूरी पावर नहीं होती। जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग, इस चैप्टर का नाम है क्या? पावर शेयरिंग, यानी पावर पूरी की पूरी किसी एक गवर्नमेंट के पास या किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? यानी इन सब में से कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो कि इंडियन और बेल्जियन दोनों ही जो पावर शेयरिंग सिस्टम है उसमें कॉमन है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर बी, इट मीन्स बी ऑप्शन, सी एंड डी, ऑल थ्री। यानी दोनों में ये सिमिलैरिटीज हैं कि पावर को शेयर किया जाता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिया हो या बेल्जियम, दोनों जगह और क्या सिमिलैरिटी है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, साथ साथ में सोशल ग्रुप्स में भी पावर बटी हुई होती है। और जो डी है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ अ कॉम्पिटिशन, ये भी हमें इंडियन और बेल्जियन दोनों ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी? पावर शेयरिंग में इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि डेमोक्रेसी के बारे में गलत है, यानी करेक्ट नहीं है? तो चेक करते हैं। फर्स्ट इज पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जैसा कि आप जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि सारी की सारी पावर जो पॉलिटिकल पावर होती है वो लोगों में होती है, जितने भी जो जनता होती है, सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, क्योंकि वही वोट करते हैं, वही जिताते हैं। तो ये तो ठीक है। दूसरा, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो ये भी राइट है, बिकॉज डेमोक्रेसी में लोग खुद को ही गवर्न करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। और सी है इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। और ये भी राइट है, बिकॉज डेमोक्रेसी में सबका रिस्पेक्ट किया जाता है, हर एक ग्रुप का। अब ऑप्शन 4 देखते हैं। So option 4 is in a democracy if the power is decide is dispersed, it is not possible to take quick actions and enforce them. हाँ, ये wrong है, बिकॉज डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिसीजंस ना ले पाओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर डी, इट मीन्स ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी इज। इसका मतलब एक ऐसा
बिलीफ एक ऐसा विश्वास जहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में होती है, उसके अकॉर्डिंग रूल को गवर्न करना चाहिए, कंट्री को रूल करना चाहिए, और बाकी लोगों की जो विशेष हैं, यानी जिनकी पॉपुलेशन कम है एक कंट्री में, उन लोगों की कोई भी विशेष या नीड्स को ध्यान में ना रखना। जो इस तरह का ये विश्वास होता है, इसको क्या कहते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं इसको। यानी इस तरह की गवर्नमेंट में जो मेजोरिटी लोग होते हैं उनकी चलती है, और उनके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग। यानी चेक और बैलेंसेस, जो इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पे पावर शेयरिंग होती थी और साथ साथ में चेकिंग भी होती थी। ये किस तरह के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का एक दूसरा नाम है? तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर और पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये पावर शेयरिंग इज द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। जैसा कि मैंने बताया था, एक ऑर्गन, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, मैंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो इसमें पावर्स बटी हुई होती हैं, मतलब शेयर करते हैं वो पावर, और साथ साथ में एक दूसरे के काम को चेक भी करते रहते हैं। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। यानी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिविजन्स। ये कंप्लीटली सही नहीं है, बिकॉज इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि नेसेसरी सिर्फ उनके लिए ही है जहाँ पे रिलीजन होता है या फिर कोई लैंग्वेज होती है। ऐसा जरूरी नहीं है, तो पहला वाला तो गलत है। दूसरा, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डिविजन्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बिग कंट्री होनी चाहिए, तो ये भी एक तरह से रॉन्ग है। थर्ड वन इज एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ये सही लगता है। चलिए 4 भी चेक कर लेते हैं। पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ये तो पूरा ही गलत है। तो अभी तक तो ये हमारा राइट आंसर होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अगर आपने बुक रीड करी हो, इस चैप्टर को रीड किया होगा, तो ये जो डाटा है ये उस बुक के अकॉर्डिंग ही है, एनसीईआरटी की जो बुक है, आपकी टेक्स्ट बुक। तो चेक करते हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो वो पूछ रहे हैं मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकिंग 74% एंड तमिल स्पीकिंग 18%। तो ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट है अमंग द तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ये भी ठीक है। और थर्ड वन इज देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ये भी ठीक है। हाँ, ये फोर्थ वाला मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदूज और मुस्लिम्स एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। हाँ, ये कंप्लीटली सही नहीं है, यानी यही रॉन्ग है। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से सही हैं। तो ए, बी और सी ठीक है। इसका अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आंसर? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14। सो प्रूडेंट रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट। इसका मतलब जो हमने पावर शेयरिंग का जो तरीका निकाला है, ये जो आइडिया है, इसके पीछे की इंटेलिजेंस क्या है, ये क्यों किया गया? प्रूडेंस मतलब इनके पीछे का जो इंटेलिजेंस यूज़ किया है, जो ब्रेन यूज़ किया है हमने, ये क्यों किया है? तो फर्स्ट वन इज इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। हाँ, ये तो ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहता है। दूसरा, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होने देता, क्योंकि पूरी पावर किसी एक के पास नहीं होती। ये भी ठीक है। इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी। हाँ, ये भी ठीक है, बिकॉज इससे माइनॉरिटीज़ की जो विशेष होती हैं उसके खिलाफ कुछ भी नहीं जाता, इसलिए ये भी एक तरह से ठीक है। जो डी वाला, इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी डेमोक्रेसी का ये फीचर नहीं है। तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी ए, बी और सी होगा। तो देखते हैं फिर, इसका सही आंसर होगा आंसर डी। हाँ, ए, बी एंड सी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मतलब एमसीक्यूज तो करेंगे ही, साथ साथ में कुछ फिलिप्स वाले भी कर लेंगे, क्योंकि इससे भी अपन लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हो सकता है ये भी एमसीक्यू में आपसे पूछ ले, तो ये जो इंपॉर्टेंट है सारा, उसे भी कर लेते हैं। तो सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द। तो इसका सही आंसर होगा एक्ट ऑफ 1956। एक्ट से याद कर लें आप। नेक्स्ट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड। जो गवर्नमेंट होती है टोटल पूरे फुल कंट्री की, उसको क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल सिस्टम होता है। फेडरलिज्म मतलब एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे कुछ लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इस तरह का सिस्टम होता है, उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो एक कंट्री के लिए, जो एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है, उसको फेडरल बोलेंगे हम, क्योंकि किसी एक टाइप की तो होती नहीं है, स्टेट या फिर यूनियन, तो उसको पूरे को क्या बोलेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। इसका सही आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, इसको भी कर लेते हैं। बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल कंट्री। यानी जहाँ पर मेजोरिटी की चले, उस टाइप का जो ये रूल होता है, उसे क्या कहते हैं? मेजोरिटोरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म। ओके। So next is 18. Dash is referred to as social division based on culture and language. इसका सही आंसर होगा ethnic group. लर्न कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक टाइप की गवर्नमेंट है, किसमें? बेल्जियम में। इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न कर लें।
डैश वॉज अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 और 1993 तक 4 बार क्या अमेंड किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन? बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। ये भी एक तरह का इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इसको भी कर लेते हैं। पावर शेयरिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पावर शेयरिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट में ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो। गलत है, फॉल्स है। इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट इज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। तो ये एकदम ट्रू है। और अगर ये अलग अलग लेवल्स में होता तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल शेयरिंग। इसको भी लर्न कर लीजिए। यानी जो यूनियन गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट होती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो यहाँ पर गिवन है पावर शेयरिंग अलग अलग ऑर्गन्स में, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व इट्स प्रॉब्लम बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट से अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी सक्सेसफुली। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एकदम ट्रू है, हाँ। नेक्स्ट इज 2 लैंग्वेजेस स्पोकन इन श्रीलंका आर इंग्लिश एंड सिनालीस। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये एकदम फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्टिनेंट इज बेल्जियम। बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। नेक्स्ट इज नेम द कंट्रीज विथ विच बेल्जियम शेयर इट्स बाउंड्रीज। बेल्जियम किन कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो ये कंट्रीज हैं फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट मीन्स 4 कंट्रीज से ये अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर करती है। नेक्स्ट इज 28 वेयर डज द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव। बेल्जियम की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती थी? तो ये आंसर इसका क्या है? फ्लेमिश रीजन में। फ्लेमिश रीजन में जो मेजोरिटी है, ज़्यादातर पॉपुलेशन है बेल्जियम की, वो रहती है। नेक्स्ट इज 29 विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में ज़्यादातर बोलने जाने वाली 2 भाषाएं कौन सी हैं? तो वो भाषाएं हैं फ्रेंच और डच। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30 विच लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ब्रूसल्स द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का जो कैपिटल था ब्रूसल्स, उसमें कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? तो कौन सी बोली जाती थी? फ्रेंच लैंग्वेज। बल्कि पूरी कंट्री में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी थी? डच लोगों की। लेकिन जो कैपिटल था ब्रूसल्स, उसमें कौन था? फ्रेंच। तो आंसर सही होगा फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द माइनॉरिटी कम्युनिटी दैट वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम। यानी बेल्जियम की वो कम्युनिटी के बारे में बताया, माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन कम थी फिर भी वो रिच और पावरफुल थी। तो ये कम्युनिटी थी फ्रेंच कम्युनिटी, जो कि ब्रुसेल के कैपिटल में रहा करती थी। और जो भी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंच कम्युनिटी। नेक्स्ट इज विच सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। यानी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस ग्रुप की थी? तो उसका आंसर है सिन्हाला स्पीकर्स की। यानी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले स्पीकर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। यानी श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल्स लोग थे उनके 2 सब ग्रुप क्या थे? तो पहला सब ग्रुप था, जैसा कि आपने पढ़ा था, एक श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे थे इंडियन तमिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद श्रीलंका में किस कम्युनिटी की सुप्रीमेसी थी? किस कम्युनिटी को सुप्रीम माना गया? तो वो कौन सी कम्युनिटी थी? इसका आंसर है सिन्हाला स्पीकिंग। यानी जो सिन्हाला भाषा का यूज कर देते हैं उन लोगों की सुप्रीमेसी हुई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है? तो ये है बुद्धिज्म। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 36 विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। अभी एलियनेशन क्या होता है? एलियनेशन मतलब होता है अकेलापन। यानी एलियन हर वो पर्सन नहीं होता है जो कि आपके जो ग्रह है आपका, जैसे अर्थ से बाहर से आएगा तो उसे एलियन कहेंगे। एलियन वो पर्सन होता है जो आपके आसपास का नहीं है, कम्युनिटी का नहीं है, शहर का नहीं है, उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसके वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको कैसा महसूस होता था जैसे वो बाहर के लोग हों। तो वो फैक्टर्स पढ़ते हैं क्या है? तो इसका आंसर होगा कि सिन्हाला वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका। श्रीलंका में एक तो सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। तो बाकी जो तमिल्स थे उनको एलिनेटेड महसूस होता था जैसे वो बाहर के हों, क्योंकि उनकी लैंग्वेज तमिल्स थी, पर ये लोग सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था इन लोगों ने। और दूसरा रीज़न था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी श्रीलंका में वो सिन्हाला लोगों के लिए फ़ायदेमंद, या गवर्नमेंट जॉब्स हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, ये सब सिन्हाला लोगों के पहले होते थे। तो इस तरीके से जो तमिल्स थे उनको ऐसा लगता था जैसे यहाँ के हम हैं ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज तमिल एलम। तमिल एलम क्या था? तो तमिल एलम, ध्यान से सुनिए, ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसकी मांग श्रीलंकन तमिल्स ने की थी। यानी वो तमिल के लोग श्रीलंका में रहते थे, उन्होंने एक अलग स्टेट की मांग की थी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की। उस स्टेट का नाम क्या था? तमिल एलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स डिड बेल्जियम अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग पावर शेयरिंग। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने टाइम किया था? 4 टाइम्स किया था। और साथ ही ये ईयर भी लर्न कर लीजिए, 1970 से 1993 तक 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, यानी चेंज किया गया।
नेक्स्ट इज 39, नेम द थर्ड लेवल गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी वो क्या थी? तो थर्ड लेवल गवर्नमेंट थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड मेडिटेरियन गवर्नमेंट इन श्रीलंका। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में थी और जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट श्रीलंका में थी, उन दोनों में अपन लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो कैसी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, ये ज़्यादातर किसको? दोनों दोनों लोग थे, मतलब जो डच स्पीकिंग लोग थे और फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, दोनों को ही उसका फ़ायदा दिया जाता था। बल्कि जो मेजोरिटेरियन था गवर्नमेंट में श्रीलंका में, वहाँ पे क्या था? जो मेजोरिटी लोग थे उनको ज़्यादा फायदा होता था। वो मेजोरिटी लोग कौन थे? सिन्हाला सुप्रीमेसी थी तमिल्स के ओवर। तमिल लोग कम थे, सिन्हाला लोग ज़्यादा थे, इसलिए सिन्हाला लोगों को ज़्यादा फायदा था हर चीज़ का। बल्कि बेल्जियम में क्या था? दोनों कम्युनिटीज़ को बराबर था। विच सिटी वॉज चूजन एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो 41 क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सिटी को चूज किया गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रुसेल्स को। आपको ध्यान में रखना है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग क्या है? तो उसको देखते हैं। इसका आंसर है पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग का मतलब होता है जो शक्ति होती है उसको शेयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो कि जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो किसी एक पर्सन पे ना होके, या पूरी की पूरी पावर किसी एक पर्सन को ना होके, एक कम्युनिटी को ना होके, गवर्नमेंट को ना होके, या फिर एक पार्ट को ना होके गवर्नमेंट के, सबको होती है थोड़ी थोड़ी, उसको कहते हैं। यानी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पावर बटी हुई होती है, इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। जैसा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? जो भी पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, उनको बनाना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? इसको एग्जीक्यूट करना यानी लागू करना। और जो थर्ड हमारा ऑर्गन होता है जुडिशरी, उसका काम होता है ये चेक करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, साथ में लोगों को जस्टिस भी देना। तो इस तरीके से ये तीनों की पावर्स अलग अलग हैं और ये पावर शेयर भी करती हैं, साथ साथ में एक दूसरे को चेक भी करती हैं ताकि कोई गलत यूज़ ना करे अपनी पावर का। वाई पावर शेयरिंग एसेंशियल? पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका आंसर भी है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ये सोशल ग्रुप्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होती हैं, लड़ाई होती हैं, झगड़े होते हैं, उनको कम कर देता है बिकॉज सबको बराबर मौका मिलता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस कम अंडर विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग? इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि चेक एंड बैलेंसेस वाला सिस्टम है, ये किस पावर शेयरिंग के दो टाइप होते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में डिवाइड होती है पावर, और दूसरा मैंने बताया था वर्टिकल, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद नीचे लोकल गवर्नमेंट, उसे कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो ये जो चेक एंड बैलेंसेस वाला आता है वो किसमें आता है? हॉरिजॉन्टल में, इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आती है। तो ये आंसर सही होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर इज शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट? तो अभी बताया लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात होगी तो ये कौन सा? वर्टिकल पावर शेयरिंग हो जाएगा, इसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट इज 48, व्हाट डज द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर एम्प्लाई? फेडरल डिवीजन क्या होता है? यानी पावर का डिवीजन अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, इसको कहते हैं फेडरल डिवीजन। तो इसका आंसर ये होगा द टर्म फेडरल डिवीजन इम्प्लाइज पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच पावर शेयरिंग? यानी बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसमें किस तरह की पावर शेयरिंग होती थी? तो ये होती थी सोशल ग्रुप शेयरिंग, यानी वहाँ अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, उनमें जो पावर थी वो शेयर्ड थी। नेक्स्ट इज 50, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंकन टोटल पॉपुलेशन? यानी श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में तमिल्स का परसेंटेज क्या था? तो इसका आंसर है 18%। यानी 18% टोटल पॉपुलेशन के क्या थे? सिर्फ तमिल थे। अब इन तमिल में से भी इस 18% में से 13% तो क्या थे? श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी के 5% जो बचता है वो थे इंडियन तमिल्स। आपको ध्यान में रखना है टोटल पॉपुलेशन का 18% तमिल्स का था, जिसमें से 13% थे श्रीलंकन तमिल्स और 5% थे इंडियन तमिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय चेक्स एंड बैलेंसेस? चेक्स एंड बैलेंसेस ये तीसरी बार आया है। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्या होता है? यानी पावर शेयरिंग, इस तरीके से कि कोई भी किसी पर भी एक पूरी की पूरी पावर किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ऑर्गन के पास ना हो। तो checks and balances is a system in which each organ of the government keeps a check on the other with result in the balance of power among various institutions. It ensures none of the organs can exercise ultimate power. यानी किसी भी एक ऑर्गन को पूरी की पूरी पावर नहीं होती, ये शेयर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉलिशन गवर्नमेंट। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में कॉलिशन वर्ड आया था, कॉलिशन का मतलब क्या होता है समझिए। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको कहते हैं, सपोज एक कंट्री में, टोटल कंट्री में या फिर स्टेट में जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ 100 सीट्स हैं सपोज, और जो मेजोरिटी सीट्स होती हैं, इसका मतलब जो विनिंग पार्टी होगी जो कि गवर्नमेंट बनाएगी उसको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स लानी होती है। सपोज मैंने वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स कह दिया कि आपको 40 या 50 सीट्स लानी पड़ेंगी, 50 सीट्स सपोज, तो 100 में से आपको 50 सीट्स जो पार्टी लेके आएगी वही गवर्नमेंट बनाएगी। ओके, अब इलेक्शंस होते हैं लेकिन इलेक्शंस के बाद किसी भी पार्टी को 50 सीट्स नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो होगा क्या
सपोज किसी पार्टी के पास 30 सीट्स हैं, किसी के पास 20 सीट्स हैं, किसी के पास 10 सीट्स हैं और किसी के पास बाकी की 30 सीट्स या 35 सीट इस तरह की हैं, यानी किसी के पास भी कोई 40 या 50 के अबव सीट्स नहीं है, तो होगा क्या, गवर्नमेंट कोई भी नहीं बना पाएगा। तो होता क्या है कोalition गवर्नमेंट में कि सपोज 30 जिसके पास सीट थी और जिसके पास 20 सीट्स थी, वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, 30 सीट्स प्लस 20 सीट्स क्या हो जाएगा, 50 सीट्स। तो दो पार्टीज मिलकर, सपोज पार्टी ए और पार्टी बी, ये दोनों पार्टीज मिलकर क्या बना लेंगी, गवर्नमेंट। तो इसको कहते हैं कोalition गवर्नमेंट, जब किसी एक सिंगल पार्टी को पूरी मेजोरिटी नहीं मिलती, जैसा कि इस केस में 100 सीट्स थी टोटल और 50 सीट्स तो आपको मिनिमम लानी थी मेजोरिटी के लिए, नहीं आ रही थी, तो उन्होंने किया क्या कि दो पार्टी ने या फिर तीन पार्टी भी होती हैं, मतलब जितना 50 के ऊपर निकल जाए, तो तीन पार्टियां या दो पार्टियां मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकती है। इस तरह गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। इसकी डेफिनेशन है, द कोalition गवर्नमेंट इंप्लाइज गवर्नमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज, यानी दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं उसको कहते हैं कोalition गवर्नमेंट। व्हेन द अलायंस ऑफ द टू और मोर पार्टीज गेट इलेक्टेड एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट इज नोन एज द कोalition गवर्नमेंट। जब इस तरह की पार्टीज इलेक्ट होकर साथ में हाथ मिलाकर, जिसको कहते हैं अलायंस करके गवर्नमेंट बनाते हैं, उस गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ये एक अलग टाइप का पावर शेयरिंग है। अब कुछ फिलअप्स भी कर लेते हैं। तो पहला फिलअप क्या है, व्हेन यूरोपियन कंट्रीज कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, डैश वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, क्या चूज किया गया था, ब्रुसेल को। ब्रुसेल को चूज किया गया था एज द हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट फिलअप इज द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये चेक्स एंड बैलेंसेस आप जानते हो किस टाइप का पावर शेयरिंग होती है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट इज द रिलीजन फॉलोड बाय सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका इज बुद्धिज्म। वो क्या फॉलो करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो थर्ड आंसर होगा बुद्धिज्म। फोर्थ, द डैश डिवीजन ऑफ पावर मींस पावर टू बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपन लोग, यानी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग होना। और दूसरा क्या होता है, फेडरल। फेडरल भी फिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फेडरल्स का मतलब यही होता है यहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। फिफ्थ वन इज इन डैश लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो फिफ्थ वन का आंसर क्या होगा, इन बेल्जियम। इन बेल्जियम लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज। नाउ सिक्स्थ वन, इन द ईयर डैश एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा 1956। In the year 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the official language. ये रहे वो सारे फिलिप्स के आंसर, आप यहाँ से देख सकते हो। पहले का ब्रूसेल, दूसरे का हॉरिजॉन्टल, तीसरे का बुद्धिज्म, फोर्थ का फेडरल या फिर वर्टिकल, और फिफ्थ का बेल्जियम और सिक्स का 1956। तो यहाँ हमारा सिविक्स का चैप्टर 1 के जितने एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट आंसर्स, वन वर्ड फिलअप्स, हमने सब किए। और इससे आई होप आपको रिवाइज भी हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बहुत कुछ पता चला होगा। तो इसके बाद का जो चैप्टर है फेडरलिज्म, उसकी वीडियो अलग से है, बिकॉज अगर इसमें ऐड करता मैं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। तो आप एक नेक्स्ट वीडियो में इसमें फेडरलिज्म डिस्कस होगा, उसमें सारे फेडरलिज्म के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट आंसर्स, एक तरह के आप नोट्स कह सकते हो या रिविजन आपको मिल जाएगा। तो सेकंड वीडियो की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। वो अपलोड होते ही आपको दे दी जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।